अपने आप को वहां छूने के लिए हंस पंख। उसे अभी तक नहीं पता था कि जगह को क्या कहा जाता है। एक लड़के को आपके साथ ऐसा करने देना। मारिया ने इसे अनावश्यक समझा। बिडेट में स्प्रे का उपयोग करके उसके पास घर पर एक नहीं था, लेकिन जैसे ही वो अपने एक अमीर दोस्त से मिलने जाती थी, वो कोशिश करती थी। वैसे भी एक बार जब उसने हस्तमैथुन की खोज कर ली और अपने दोस्तों द्वारा सुझाई गई कुछ तकनीकों का इस्तेमाल किया, तो उसने हमेशा के लिए धार्मिक जीवन के विचार को त्याग दिया। हस्तमैथुन ने उसे बहुत खुशी दी, और जज को ऐसा लग रहा था। इसका मतलब है कि सेक्स सबसे बड़ा पाप था। उसने उन्हीं गर्लफ्रेंड्स से कई किस्से सुने। हस्तमैथुन ने आपको धब्बे दिए, पागलपन या गर्भावस्था भी हो सकती है। फिर भी इन सभी जोखिमों के बावजूद वो सप्ताह में कम से कम एक बार, आमतौर पर बुधवार को, जब उसके पिता अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने के लिए बाहर जाते थे, खुद का आनंद लेना जारी रखती थी। उसी समय वो लड़कों के साथ अपने संबंधों में अधिक से अधिक असुरक्षित हो गई, और अधिक से अधिक उस स्थान को छोड़ने के लिए दृढ़ हो गई जहां वह रहती थी। वो तीसरी बार और एक चौथे प्यार हो गया। उसे पता था कि अब चुंबन करने के लिए कैसे, और जब वो अपने प्रेमी के साथ अकेला था, वो उन्हें छुआ और अनुमति खुद को छुआ जा करने के लिए है। लेकिन कुछ हमेशा गलत हो गया था, और संबंधों की ओर ठीक खत्म होगा वो क्षण जब उसे यकीन था कि यही वो व्यक्ति है जिसके साथ वो अपना शेष जीवन बिताना चाहती है। लंबे समय के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि पुरुष केवल दर्द, हताशा, पीड़ा और समय को खींचने की भावना लेकर आए। एक दोपहर एक माँ को अपने 2 साल के बेटे के साथ खेलते हुए देखकर उसने फैसला किया कि वो अभी भी एक पति, बच्चों और समुद्र के नजारों वाले घर के बारे में सोच सकती है, लेकिन उसे फिर कभी प्यार नहीं होगा, क्योंकि प्यार ने सब कुछ खराब कर दिया। थोड़ी देर के लिए लव नाम की उस अद्भुत, जानलेवा चीज को भूल गए। मारिया की डायरी से, जब वो 17 वर्ष की थी। मेरा उद्देश्य प्रेम को समझना है। मुझे पता है कि जब मैं प्यार में था तो मुझे कितना जिंदा महसूस हुआ था, और मुझे पता है कि मेरे पास जो कुछ भी है, वो कितना भी दिलचस्प क्यों न हो, वास्तव में मुझे उत्साहित नहीं करता है। लेकिन प्यार एक भयानक चीज है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पीड़ित देखा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो। वे मुझ पर और मेरी मासूमियत पर हंसते थे, लेकिन अब वे मुझसे पूछते हैं कि मैं पुरुषों को इतनी अच्छी तरह से कैसे संभालती हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ और कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है कि उपाय दर्द से भी बदतर है। मैं बस प्यार में नहीं पड़ता। हर दिन बीतने के साथ मैं और अधिक स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि पुरुष कितने नाजुक होते हैं, कितने अधिक असुरक्षित और आश्चर्यजनक होते हैं। मेरी कुछ गर्लफ्रेंड के पिता ने मुझे प्रपोज किया है, लेकिन मैंने हमेशा मना किया है। पहले एक चौंक गया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह वैसे ही है जैसे पुरुष होते हैं। यद्यपि मेरा उद्देश्य प्रेम को समझना है, और यद्यपि मुझे उन लोगों के बारे में सोचने का कष्ट होता है जिन्हें मैंने अपना दिल दिया, मैं देखता हूँ कि जिन्होंने छुआ वे मेरे शरीर को जगाने में असफल रहे, और जिन्होंने मेरे शरीर को जगाया वे मेरे दिल को छूने में असफल रहे। दिल। माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 19 साल की हो गई, और उसे एक ड्रेपर की दुकान में नौकरी मिल गई, जहां उसके मालिक को तुरंत उससे प्यार हो गया। हालांकि तब तक मारिया जानती थी कि किसी व्यक्ति का उपयोग कैसे करना है, उसके द्वारा उपयोग किए बिना। उसने उसे कभी भी उसे छूने नहीं दिया, हालांकि वो हमेशा बहुत सहृदय थी। अपनी सुंदरता की शक्ति के प्रति सचेत थी। सुंदरता की शक्ति। बदसूरत महिलाओं के लिए दुनिया कैसी होनी चाहिए? उसकी कुछ गर्लफ्रेंड थी, जिन पर कभी किसी ने पार्टियों में ध्यान नहीं दिया या जिनमें पुरुषों की कभी दिलचस्पी नहीं थी। अविश्वसनीय, हालांकि ऐसा लग सकता है। इन लड़कियों ने अपने द्वारा प्राप्त किए गए छोटे प्यार पर कहीं अधिक मूल्य रखा।
जब उन्हें अस्वीकार कर दिया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली और सामना करने की कोशिश की। किसी और के लिए तैयार होने से परे अन्य चीजों की तलाश करके भविष्य। वे अधिक स्वतंत्र थे, अपने आप में अधिक रुचि लेते थे। हालांकि मारिया की कल्पना में उनके लिए दुनिया असहनीय लगती होगी। वो जानती थी कि वो कितनी आकर्षक है, और हालांकि वो अपनी माँ की बात बहुत कम सुनती थी, एक बात उसकी माँ ने कही थी कि वो कभी नहीं भूली। सुंदरता, मेरी प्यारी, टिकती नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपने मालिक को पूरी तरह से बंद किए बिना हाथ की लंबाई पर रखना जारी रखा, और इससे उसके वेतन में काफी वृद्धि हुई। उसे नहीं पता था कि वो उसे केवल अपने साथ कितनी देर तक स्ट्रिंग करने में सक्षम होगी। एक दिन उसे बिस्तर पर लाने की उम्मीद, लेकिन कम से कम वो इस बीच अच्छा पैसा कमा रही थी। उसने देर से काम करने के लिए उसे ओवरटाइम का भुगतान भी किया। उसके बॉस को उसके आसपास रहना पसंद था। चिंतित है कि अगर वो रात में बाहर गई तो उसे अपने जीवन का महान प्यार मिल सकता है। उसने 2 साल तक मजबूती से काम किया, अपने माता पिता को हर महीने उसके भरण पोषण के लिए पैसे दिए, और अंत में उसने यह किया। उसने अपने सपनों के शहर, जहां फिल्म और टीवी सितारे रहते हैं, में सप्ताह की छुट्टी पर जाने के लिए पर्याप्त पैसा बचाया। अपने देश की तस्वीर पोस्ट कार्ड छवि। पुआड्स रियो डी जनरियो। उसके मालिक ने उसके साथ जाने और सभी का भुगतान करने की पेशकश की, उसके खर्चे, लेकिन मारिया ने उससे झूठ बोला, क्योंकि वो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक में जा रही थी। उसकी माँ ने एक शर्त रखी थी कि वो जूडो में प्रशिक्षित एक चचेरे भाई के घर पर रहेगी। इसके अलावा, श्रीमान, उसने कहा, आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति के बिना उसकी देखभाल के लिए दुकान नहीं छोड़ सकते। मुझे सर मत कहो, उसने कहा, और मारिया ने उसकी आंखों में कुछ पहचाना जो उसने पहचाना, प्यार की लौ। और इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि वो केवल सेक्स में रुचि रखता है, और फिर भी उसकी आंखें ठीक इसके विपरीत कह रहे थे। मैं तुम्हें एक घर, एक परिवार, तुम्हारे माता पिता के लिए कुछ पैसे दे सकता हूँ। भविष्य के बारे में सोचते हुए उसने आग बुझाने का फैसला किया। उसने कहा कि वो वास्तव में नौकरी से चूक जाएगी। साथ ही साथ जिन सहयोगियों के साथ वो काम करना पसंद करती थी, वो विशेष रूप से किसी का उल्लेख नहीं करने के लिए सावधान थी, हवा में रहस्य को छोड़कर। कोलन, क्या उसके साथ उसका मतलब था, और उसने अपने बटुए और अपने सम्मान की बहुत देखभाल करने का वादा किया। सच्चाई बिल्कुल अलग थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी जो उसकी पूर्ण स्वतंत्रता का पहला सप्ताह होगा। वो सब कुछ करना चाहती थी, समुद्र में तैरना, पूर्ण अजनबियों से बात करना, दुकान की खिड़कियों में देखना, और राजकुमार के लिए तैयार रहना और उसे अच्छे के लिए ले जाने के लिए तैयार रहना। आखिर एक हफ्ता क्या है, उसने मोहक मुस्कान के साथ कहा। उम्मीद है कि वो गलत थी। यह एक पल में गुजर जाएगा और मैं जल्द ही काम पर वापस आ जाऊंगा। दुखी, उसके मालिक ने पहले तो विरोध किया, लेकिन अंत में उसके फैसले को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय वो उससे जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहने की गुप्त योजना बना रहा था। जैसे ही वो वापस आई, और वो बहुत अधिक धक्का मुक्की करके सब कुछ खराब नहीं करना चाहता था। मारिया ने बस से 48 घंटे की यात्रा की, कोपाकबाना। वो समुद्र तट, वो आकाश में एक सस्ते होटल में जांच की, और यहाँ तक कि इससे पहले कि वो अपना बैग खोलती, उसने अपनी खरीदी हुई बिकिनी पकड़ ली, उसे पहन लिया, और बादल के मौसम के बावजूद सीधे समुद्र तट के लिए बनाई। उसने डर से समुद्र की ओर देखा, लेकिन अजीब तरह से उसके पानी में चली गई। कोई नहीं, समुद्र तट ने देखा कि यह सागर के साथ उसका पहला संपर्क था। देवी लेमांजा, समुद्री धाराएं, झागदार लहरें, और अटलांटिक के दूसरी तरफ अफ्रीका के तट और उसके शेरों के साथ।
जब वो बाहर आई, पानी उसे एक सुंदर काले आदमी द्वारा संपूर्ण खाद्य सैंडविच बेचने की कोशिश कर रही एक महिला ने संपर्क किया था, जो स्केट अगर वो उस रात उसके साथ बाहर जाना चाहती थी, और एक अन्य व्यक्ति द्वारा जो पुर्तगाली का एक शब्द नहीं बोलता था, लेकिन इशारों का उपयोग करते हुए पूछता था कि क्या वो नारियल पानी पीना चाहेगी। मारिया ने एक सैंडविच खरीदा क्योंकि उसे ना कहने में बहुत शर्म आती थी, लेकिन वो दो अजनबियों से बात करने से बचती थी। वो अपने आप से अचानक निराश महसूस करने लगी। अब जब उसे कुछ भी करने का मौका मिला तो वो इस तरह का हास्यास्पद व्यवहार क्यों कर रही थी? अच्छा नहीं ढूंढना। स्पष्टीकरण के लिए वो बादलों के पीछे से सूरज के निकलने की प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गई। फिर भी अपने साहस पर और गर्मी की ऊंचाई में भी पानी कितना ठंडा था, इस पर आश्चर्य हुआ। हालांकि वो व्यक्ति जो पुर्तगाली नहीं बोल सकता था, एक पेय लेकर उसके पास फिर से प्रकट हुआ जो उसने उसे दिया था। उससे बात न करने के लिए राहत मिली। उसने नारियल पानी पिया और उस पर मुस्कुराई, और वो वापस मुस्कुराया। कुछ देर तक उन्होंने यह सहज अर्थहीन बातचीत जारी रखी, यहाँ एक मुस्कान, वहाँ एक मुस्कान, जब तक उस आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा लाल शब्दकोश निकालकर अजीब लहजे में कहा, बोनिता, सुंदर। वो फिर मुस्कुराए। वो अपने प्रिंस चार्मिंग से कितना भी मिलना चाहती थी। उसे कम से कम उसकी भाषा बोलनी चाहिए और थोड़ा छोटा होना चाहिए। वो आदमी उस छोटी सी किताब को पढ़ता चला गया। आज रात का खाना, फिर उन्होंने कहा, स्विट्जरलैंड, और उन्होंने इसे ऐसे शब्दों के साथ पूरा किया जो किसी भी भाषा में बोली जाने वाली स्वर्ग की घंटी की तरह लगते हैं। काम $। मारिया स्विट्जरलैंड नामक किसी भी रेस्तरां को नहीं जानती थी, और क्या चीजें वास्तव में इतनी आसान हो सकती हैं और सपने इतनी जल्दी पूरे हो सकते हैं। उसने सावधानी के साथ गलती की। निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक नौकरी है और मुझे कोई $। खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो आदमी, जो एक शब्द भी नहीं समझता था, वो हताश हो रहा था। कई और मुस्कुराहट के बाद उसने उसे कुछ मिनटों के लिए छोड़ दिया और एक दुभाषिया के साथ लौट आया। उसके माध्यम से उसने समझाया कि वो स्विट्जरलैंड से था, देश एक रेस्तरां नहीं, और वो चाहता है कि एक संभावित नौकरी की पेशकश के बारे में उससे बात करने के लिए उसके साथ रात का खाना। दुभाषिया, जिसने खुद को विदेशी पर्यटकों और होटल में सुरक्षा के प्रभारी व्यक्ति के रूप में पेश किया, जहां वो आदमी रह रहा था, ने अपने खाते में जोड़ा, अगर मैं तुम होते तो मैं स्वीकार करता। वो यूरोप में काम करने के लिए नई प्रतिभाओं की तलाश में एक महत्वपूर्ण इम्प्रेसरियो है। यदि आप चाहें, तो मैं आपको कुछ अन्य लोगों के संपर्क में रख सकता हूं, जिन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, अमीर हो गए और अब बच्चों के साथ शादी कर ली है, जिन्हें ठगे जाने या बेरोजगार होने की चिंता नहीं करनी होगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति की अपनी समझ से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, इसके अलावा स्विट्जरलैंड उत्कृष्ट चॉकलेट और घड़ियां बनाता है। मारिया का एकमात्र मंच अनुभव पैशन प्ले में था, जिसे स्थानीय परिषद हमेशा पवित्र सप्ताह के दौरान रखती थी, और जिसमें वो एक जल विक्रेता के रूप में चलती थी। वो मुश्किल से बस में सोई थी, लेकिन वो समुद्र से उत्साहित थी, सैंडविच, संपूर्ण भोजन या अन्य खाने से थक गई थी, और भ्रमित थी क्योंकि वो किसी को नहीं जानती थी और उसे एक दोस्त खोजने की जरूरत थी। वो पहले भी ऐसी ही स्थितियों में रही थी, जिसमें एक आदमी सब कुछ वादा करता है और कुछ नहीं देता है। इसलिए वो जानती थी कि अभिनय की यह सारी बातें उसे दिलचस्पी लेने का एक तरीका था। हालांकि आश्वस्त थी कि वजन ने उसे यह मौका दिया था। उसे आश्वस्त किया कि उसे अपने सप्ताह की छुट्टी के हर सेकंड का आनंद लेना चाहिए, और क्योंकि एक अच्छे रेस्तरां की यात्रा उसे घर जाने पर बात करने के लिए कुछ प्रदान करेगी, उसने फैसला किया निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, जब तक दुभाषिया भी आया।
क्योंकि वो पहले से ही मुस्कुरा रही थी और नाटक कर रही थी कि वो समझ सकती है कि विदेशी क्या कह रहा है। एकमात्र समस्या भी सबसे गंभीर थी। उसके पास पहनने के लिए उपयुक्त कुछ भी नहीं था। एक महिला कभी भी ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करती है। उसके लिए यह स्वीकार करना आसान होगा कि उसके पति ने उसकी अलमारी की स्थिति को प्रकट करने की तुलना में उसे धोखा दिया था। लेकिन चूंकि वो इन लोगों को नहीं जानती थी और शायद उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी, उसने महसूस किया उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं अभी अभी उत्तर पूर्व से आया हूँ और मेरे पास रेस्तरां में पहनने के लिए उपयुक्त कपड़े नहीं हैं। दुभाषिया के माध्यम से आदमी ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और उसके होटल का पता पूछा। उस शाम उसे एक ऐसी पोशाक मिली जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी थी। साथ में एक जोड़ी जूते भी थे, जिसकी कीमत उतनी ही थी जितनी उसने एक साल में अर्जित की थी। उसने महसूस किया कि यह उस सड़क की शुरुआत थी जिसके लिए वो अपने बचपन और किशोरावस्था के दौरान ब्राजील के बैकलैंड्स में लगातार सूखे से जूझ रही थी। बिना भविष्य वाले लड़के, गरीब लेकिन ईमानदार शहर, सुस्त जीवन का दोहराव वाला तरीका, वो ब्रह्मांड की राजकुमारी में तब्दील होने के लिए तैयार थी। एक आदमी ने उसे काम, डॉलर, अत्यधिक महंगे जूतों की एक जोड़ी और एक परी कथा की पोशाक की पेशकश की थी। उसके पास केवल कुछ मेकअप की कमी थी, लेकिन उसके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उस पर दया की और उसकी मदद की। पहले उसे यह न मानने की चेतावनी दी कि हर विदेशी भरोसेमंद था या रियो में हर आदमी एक लुटेरा था। मारिया ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, अपने उपहारों को स्वर्ग से डाल दिया, आईने के सामने घंटों बिताए। इस पल को रिकॉर्ड करने के लिए अपने साथ एक कैमरा नहीं लाने पर खेद व्यक्त किया, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसे अपनी तिथि के लिए देर हो चुकी थी। वो सिंड्रेला की तरह होटल के लिए रवाना हुई। स्विस सज्जन ठहरे हुए थे। उसके आश्चर्य के लिए दुभाषिया ने उससे कहा कि वो उनके साथ नहीं जाएगा। भाषा के बारे में चिंता न करें, यह मायने रखता है कि वो आपके साथ सहज महसूस करता है या नहीं। लेकिन वो कैसे कर सकता है अगर वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, आपको बात करने की जरूरत नहीं है। यह सब वाइब्स का सवाल है। मारिया को नहीं पता था कि वाइब्स क्या है। वो कहाँ से आई थी? लोगों को जब भी मिले तो शब्दों, वाक्यांशों, सवालों और जवाबों का आदान प्रदान करना पड़ता था। लेकिन मेल्सन दुभाषिया सह सुरक्षा अधिकारी के नाम ने उसे आश्वासन दिया कि रियो डी जनरियो और बाकी दुनिया में चीजें अलग थीं। उसे समझने की जरूरत नहीं है, बस उसे सहज महसूस कराएं। वो एक विधुर है जिसकी कोई संतान नहीं है। वो एक नाइटक्लब का मालिक है और वो ब्राजीलियाई महिलाओं की तलाश कर रहा है जो विदेश में काम करना चाहती हैं। मैंने कहा कि आप टाइप नहीं थे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि जब उन्होंने आपको पानी से बाहर आते देखा तो उन्हें आपसे प्यार हो गया था। सोचा तुम्हारी बिकिनी भी प्यारी है। वो रुका, लेकिन सच कहूं तो अगर आप यहाँ एक प्रेमी ढूंढना चाहते हैं तो आपको एक अलग बिकनी लेनी होगी। इस स्विस आदमी के अलावा कोई भी इसके लिए नहीं जाएगा। यह वास्तव में पुराने जमाने का है। मारिया ने नाटक किया कि उसने सुना नहीं था। मेल्सन ने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि उसे बस थोड़ा सा भाग लेने में दिलचस्पी है। वो मानता है कि आपको वो मिल गया है जो मुख्य बनने के लिए आवश्यक है उनके क्लब में आकर्षण। बेशक उन्होंने आपको गाते नहीं देखा है और नृत्य, लेकिन आप वो सब सीख सकते हैं, जबकि सुंदरता एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। ये सभी यूरोपीय एक जैसे हैं। वे यहाँ आते हैं और कल्पना करते हैं कि सभी ब्राजीलियाई महिलाएं वास्तव में कामुक हैं और सांबा करना जानती हैं। यदि वो गंभीर है, तो मैं आपको देश छोड़ने से पहले एक हस्ताक्षरित अनुबंध प्राप्त करने और स्विस वाणिज्य दूतावास में हस्ताक्षर सत्यापित करने की सलाह दूंगा। मैं कल समुद्र तट पर होऊंगा, होटल के सामने। अगर तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो,
स्विस आदमी, सभी मुस्कुराते हुए, उसका हाथ थाम लिया और टैक्सी को उनका इंतजार करने का संकेत दिया। यदि उसके अन्य इरादे हैं, और आपके भी हैं, तो सामान्य कीमत $300 प्रति रात है। कम मत मानो। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो रेस्तरां की ओर जा रही थी, और वो आदमी उन शब्दों का पूर्वाभ्यास कर रहा था जो वो कहना चाहता था। बातचीत बहुत सरल थी। काम, डॉलर, ब्राजीलियाई स्टार। इस बीच मारिया अभी भी सोच रही थी कि दुभाषिया सह सुरक्षा अधिकारी ने क्या कहा था। $300 प्रति रात। वो एक भाग्य था। उसे प्यार के लिए पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं थी। वो इस आदमी को वैसे ही निभा सकती थी जैसे दुकान पर उसका मालिक था, शादी कर सकता था, बच्चे पैदा कर सकता था और अपने माता पिता को एक आरामदायक जीवन दे सकता था। उसके पास खोने के लिए क्या था? वो बूढ़ा था और वो बहुत पहले मर सकता था। और फिर वो स्विस पुरुष होंगे जिनके पास स्पष्ट रूप से बहुत अधिक पैसा था और पर्याप्त महिलाएं नहीं थीं। उन्होंने भोजन के बारे में बहुत कम कहा, केवल मुस्कान का सामान्य आदान प्रदान, और मारिया धीरे धीरे समझने लगी कि मेल्सन का वाइब्स से क्या मतलब था। आदमी ने उसे सब दिखाया। ऐसी भाषा में लेखन युक्त एल्बम जिसे वो नहीं जानती थी। तस्वीरें बिकनी में महिलाएं, बेशक बेहतर और उस दोपहर की तुलना में अधिक साहसी। अखबार की कटिंग, गारिश लीफलेट जिसमें उन्होंने केवल ब्राजील शब्द पहचाना था, गलत तरीके से लिखा गया था। क्या उन्होंने उसे स्कूल में नहीं सिखाया था कि यह एस के साथ लिखा गया था? उसने बहुत पी लिया, इस डर से कि आदमी उसे प्रपोज करेगा। आखिरकार, भले ही उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा नहीं किया था, कोई भी $300 में अपनी नाक नहीं मोड़ सकता था। और थोड़ी सी शराब के साथ चीजें हमेशा सरल लगती हैं, आपके अंदर, खासकर यदि आप अजनबियों में से हैं। लेकिन उस आदमी ने एक आदर्श सज्जन की तरह व्यवहार किया। यहाँ तक कि जब वो बैठी और उठी तो उसने उसके लिए अपनी कुर्सी पकड़ रखी थी। अंत में, उसने कहा कि वो थकी हुई है और अगले दिन समुद्र तट पर उससे मिलने की व्यवस्था की, अपनी घड़ी की ओर इशारा करते हुए, उसे समय दिखाते हुए, अपने हाथों से लहरों की गति बनाते हुए और एम्मा कल, बहुत धीरे धीरे। वो प्रसन्न लग रहा था और उसने अपनी घड़ी, संभवतः स्विस को देखा और समय पर सहमत हो गया। वो तुरंत सोने नहीं गई। उसने सपना देखा कि यह सब एक सपना था। फिर वो उठा और देखा कि यह नहीं था। उसके मामूली कमरे में कुर्सी पर लिपटी पोशाक थी, सुंदर जूते, और वो समुद्र तट पर मिलनसार था। मारिया की डायरी से, जिस दिन वो स्विस व्यक्ति से मिली थी, सब कुछ मुझे बताता है कि मैं एक गलत निर्णय लेने वाला हूँ। लेकिन गलतियां करना जीवन का एक हिस्सा है। दुनिया मुझसे क्या चाहती है? क्या यह मुझे लेना चाहता है? कोई जोखिम नहीं। वापस जाने के लिए जहां से मैं आया था, क्योंकि एक में जीवन के लिए हाँ कहने का साहस नहीं था। मैंने अपनी पहली गलती तब की जब मैं 11 साल का था। जब उस लड़के ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे एक पेंसिल उधार दे सकता हूँ, तब से मैंने महसूस किया है कि कभी कभी आपको दूसरा मौका नहीं मिलता है और दुनिया आपको जो उपहार देती है उसे स्वीकार करना सबसे अच्छा है। बेशक यह जोखिम भरा है, लेकिन क्या यह जोखिम उस बस की संभावना से बड़ा है जिसने मुझे यहाँ लाने के लिए 48 घंटे का समय लिया था? अगर मुझे किसी के प्रति या किसी चीज के प्रति वफादार होना है, तो मुझे सबसे पहले खुद के प्रति वफादार होना है। अगर मैं सच्चे प्यार की तलाश में हूँ, तो मुझे सबसे पहले अपने सिस्टम से औसत दर्जे का प्यार निकालना होगा। जीवन के छोटे से अनुभव ने मुझे सिखाया है कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, कि सब कुछ और जो भौतिक पर लागू होता है और साथ ही एक भ्रम आध्यात्मिक चीजें हैं। जिस किसी ने भी कुछ खोया है, जिसे वे हमेशा के लिए अपना समझते थे, जैसा कि मेरे लिए पहले ही काफी हो चुका है, अंत में यह महसूस होता है कि वास्तव में कुछ भी उनका नहीं है। और अगर कुछ भी मेरा नहीं है,
तो उन चीजों की देखभाल करने में अपना समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है जो मेरी नहीं है। ऐसे जीना सबसे अच्छा है जैसे कि आज मेरे जीवन का पहला या आखिरी दिन हो।